गो। आज हम पढ़ेंगे कि जो भी 6th सेंचुरी बीसी में जो भी महाजनपद हुए हैं उन महाजनपदों में ऐसे क्या कारण रहे हैं कि सिर्फ जो मगध का महाजनपद है वो ही एक पावरफुल एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश हो पाया। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, उसी के बाद में आर्य लोग आए और उस समय जो भूमि का महत्व था वो एक सिर्फ जन के रूप में था। धीरे धीरे समय के साथ कुछ एक जन आपस में मिले और ये जनपद हो गए और कुछ एक पावरफुल जो जनपद हैं वो आपस में मिलके महाजनपद का फॉर्मेशन हुआ। तो अगुत्तर निकाय के अंदर जो इंडिया के 16 इम्पॉर्टेंट महाजनपद हैं उनका उल्लेख हुआ है। उन्हीं महाजनपदों में जो अपना पूर्वोत्तर जो भारत है उसके अंदर यहाँ पर मगध साम्राज्य है, ये मगध का जनपद है और उसके आसपास काशी, कौशल, विदेह, लिच्छवी, अंग, ये सब महत्वपूर्ण जनपद हैं जो मगध वाले आसपास के एरिया में ही हुए। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से मगध एक पावरफुल एम्पायर के रूप में आया। जो सबसे पहला कारण है वो कारण है कि जो मगध है जो उसकी जो प्राचीन जो राजधानी है यहाँ की वो थी राजगृह। तो राजगृह के अंदर जो उसके आसपास वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर्स की माइंस मिली हैं और ये मिलने की वजह से लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला और इसी लोहे से वहाँ के राजाओं ने अच्छी उन्नत किस्म के हथियार बनाए। दूसरा, जो एग्रीकल्चर में काम आने वाले जो वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स हैं वो बनाए गए। तो आयरन एक मजबूत होता है, उसकी वजह से जो वेपन्स बनाए गए उसकी वजह से आर्मी मजबूत हो गई और जो एग्रीकल्चर के टूल्स बने उसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इन दोनों ही की वजह से वहाँ के राजाओं की अपनी आर्मी भी स्ट्रांग हो गई और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। एक अन्य कारण इसका ये है कि जो ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है यहाँ पे उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। जो पाटलिपुत्र जो है वो ऐसे 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण वहाँ के राजाओं को अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक अन्य कारण ये भी है कि जो ये पाटलिपुत्र है ये सोन तथा गंगा नदी इनके जंक्शन पे बसा हुआ है। तो इस वजह से क्या हुआ है, एक तो ये हुआ है कि यहाँ के निवासियों को कभी पानी की कमी नहीं हुई और जो खेती के लिए पानी है हमेशा मिलता रहा। दूसरा ये है कि इन नदियों के माध्यम से जो ट्रेड और कॉमर्स है वो अच्छी होता रहा और ट्रेडर्स यहाँ आते हैं या यहाँ से जाते हैं तो जो टैक्स वसूल करने में भी यहाँ के जो राजा हैं उनको टैक्स भी बहुत ज़्यादा मिला। इन सब की वजह से जो राजा की ट्रेजरी है वो बहुत अधिक भर गई थी। अन्य कारण यह है कि जो मगध वाला एरिया है वहाँ की लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल लैंड होने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छी, जो भी अनाज वगैरह जो भी फसलें होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। तो लोग अपने जो खुद के इस्तेमाल की चीज़ें अपने पास रखने के बाद में जो सरप्लस है वो उसको बेच दिया करते थे। उसकी वजह से जो वहाँ के निवासी स्वयं थे वो भी एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी के साथ ही साथ राजा की जो ट्रेजरी है वो भी भरी हुई थी। अन्य कारण एक यह भी है कि उस समय के अंदर जो मगध के आसपास वाला एरिया है वहाँ पर एलिफेंट बहुत अधिक संख्या में मिलते थे। स्पेशली जो कलिंग है वो एलिफेंट के लिए ही विख्यात है। तो वैसे तो खैर उस समय जो दूसरे राजा हैं वो भी उस समय तक हाथी घोड़े उनकी सेना में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो मगध के शासक थे वो बहुत अधिक संख्या में हाथी अपनी सेना में वो प्रयुक्त करते थे। और इसका एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि ईस्ट डायरेक्शन में होने के कारण जो भी आर्य संस्कृति थी और जो भी अनार्य उत्तरी भारत की आर्य संस्कृति थी
तथा दक्षिणी भारत की जो भी अनार्य संस्कृति थी उनसे ये बहुत कम प्रभावित हुआ है। आर्य और अनार्य संस्कृति में क्या हुआ कि यहाँ की जो ब्राह्मणवादी जो भी सारी की सारी ट्रेडिशंस थी या रूढ़िवादिता थी वो यहाँ के लोगों में बहुत कम आ पाई। इसी वजह से उन्होंने राजा की जो भी नीतियाँ वगैरह हुई उसको बहुत खुले दिलों से उसका स्वागत किया और उनको फॉलो किया। एक और रीज़न है, वो रीज़न ये है कि मगध के जो भी उस समय के राजा हुए उन राजाओं की एक कंटिन्यू चेन हुई। हालांकि कौशल के प्रसन्नजीत थे और एक छंद प्रत्युत्तर राजा हुए हैं, ये भी अवंती के छंद प्रत्युत्तर हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इन सब बाकी महाजनपदों में उनकी प्रॉपर चेन नहीं हुई। यहाँ पे सबसे पहला बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, शिशुनाग, उदयन, ये सब कंटिन्यू राजा होते गए, जिससे मगध की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई और अंत के अंदर इन सब राज्यों ने मगध जो है अपने साम्राज्य में उसको मिला लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने से पहले पहले जो मगध है वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गया था। अब हम लोग जो मगध के जो महत्वपूर्ण राजवंश है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो राजवंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वंश है वो है हर्यक वंश, उसके बाद में जो है वो है शिशुनाग वंश, और जो थर्ड जो वंश है वो है नंद वंश। अब सबसे पहला आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो महत्वपूर्ण राजा हुआ है उस शासक का नाम है बिंबिसार। तो एक्चुअली एक चीज और हुई है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले पहले मगध के उत्कर्ष में जिन जिन राजाओं का, महत्वपूर्ण राजाओं का नाम है, उन महत्वपूर्ण राजाओं को बौद्ध जो भी उनके टेक्स्ट हैं और जो जैन धर्म के जो भी टेक्स्ट हैं वो उन सबको अपना अपना फॉलोवर बताते हैं और अधिकतर उनके बारे में जो जानकारी मिलती है इन्हीं बुद्धिस्ट और जैनिस्ट की जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर मिलती है। तो सबसे पहले ये है कि महावंश के अंदर, इसके अंदर जो जैन टेक्स्ट है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो यहाँ का जो राजा था उसने 15 वर्ष की आयु में ही बिंबिसार को वहाँ का शासक नियुक्त किया। तो इसका मतलब इससे ये हमें पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक बिंबिसार नहीं था। दूसरा, उसका कई टेक्स्ट में उसका जो टाइटल है वो सैनीय नियुक्त हुआ है। सैनीय मतलब वो सेनापति की तरफ इंगित करता है। तो इट सीम्स कि हो सकता है बिंबिसार उस समय आर्मी का कमांडर चीफ रहा हो और धीरे धीरे वह शासक बन गया हो। लेकिन जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है वो अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र है उसके अंदर बिंबिसार को हर्यक वंश का बताया गया है। आगे महावग बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अंदर बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख हुआ है और कुछ एक उसके 2-3 महत्वपूर्ण राज्यों के साथ उनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस का भी उल्लेख है। जैसे उसने कौशल के राजा प्रसन्नजीत की सिस्टर महाकौशल से उसने विवाह किया और इसी मैरिज में उसे काशी का जो एरिया था वो दहेज के रूप में मिला। दूसरा, लिच्छवी प्रिंसेस से भी उसके विवाह का उल्लेख है। तीसरा, विदेह की राजकुमारी खेमा के साथ उसके विवाह का उल्लेख है। तो इन सब लोगों से मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से ये जो सब राज्य थे ये बिंबिसार के मित्र राज्य थे, जिससे एक तो इनका आक्रमण का भय नहीं था, दूसरा अगर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता तो इन सब से उसकी सैनिक सहायता मिलती। एक है उसने अंग पर आक्रमण किया तथा आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ पे कुनिक की गवर्नर के रूप में नियुक्ति की। जो पुराने जो भी टेक्स्ट हैं उसमें अजातशत्रु का ही नाम कुनिक बताया गया है। आगे इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार के ने अपना जो चिकित्सक था जीवक उसको अवंती के राजा छंद प्रत्युत्तर को उसकी इलनेस को क्योर करने के लिए भेजा। तो इसका मतलब ये होता है कि अवंती शासक के साथ भी उसके मित्रवत व्यवहार था। आगे उसका महावग जो टेक्स्ट है उसके अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी, उसका बिंबिसार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी उल्लेख हुआ है। तो सबसे पहले उसने बताया कि उसके एम्पायर में बहुत ही प्रॉस्पेरस विलेजेस थी
और इन विलेजेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मुख्यतः वेरियस असेंबलीज के थ्रू होता था, और उनका जो हेड होता था वो ग्रामक होता था, और ये जो हेडमैन जो ग्रामक होता था वो ही सारे एग्जेक्टिव, मिलिट्री, जुडिशियरी के काम सारे ही वही करता था। तो यानी कि एक तो ग्रामक जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया, दूसरा वेरियस टाइप्स के ऑफिसर्स थे उसके एम्पायर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उनको महामात्य कहा जाता था। वो महामात्य जो थे वो वेरियस टाइप के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उनको वो किया करते थे। महामात्य या महामात्र भी कहा गया है तो कहीं कहीं। कुछ एक महत्वपूर्ण महामात्रों का उसका उल्लेख है, जैसे सोन कोलेविश, सुमाना, कोलिए, कोषाध्यक्ष का नाम है कुंभ घोषक, और चिकित्सक जीवक का नाम का ये उल्लेख है। उत्तराधायन सूत्र में इनको जैन अनुयायी बताया है, और ऐसा बताया है कि उसने अपनी वाइफ्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ और अपने जो भी रिलेटिव्स के साथ है सबके साथ जैन महावीर स्वामी के दर्शन किए। इसी के साथ सुत्त पिटक में ये बताया गया है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति से 7 वर्ष पूर्व पहले बिंबिसार उनसे मिला था। देन उसके बाद में जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया और वो जब उन्होंने पाटलिपुत्र की यात्रा की तो उस समय वह उनसे जाके मिला तथा उसने वेलुवन नाम का जो पार्क है वो उसको गिफ्ट किया। आगे ये उल्लेख आता है कि बिंबिसार के का वध करके और अजातशत्रु जो है वो शासक बन गया, और कहीं कहीं ये भी उल्लेख है कि जो महात्मा बुद्ध का कजन था देवगुप्त, उसके कहने पे ही अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध किया था, और बाद में उसको रियलाइजेशन हुआ और उसने फिर महात्मा बुद्ध के पास जाके उसकी माफी मांगी। अजातशत्रु के टाइम की जो महत्वपूर्ण घटना है, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो कौशल के साथ युद्ध है और दूसरा अंग के साथ युद्ध है, लिच्छवी राज्य के साथ उसका युद्ध है। कौशल के बारे में ये कहा जाता है कि उसने जब बिंबिसार का वध कर दिया था तो कौशल के राजा प्रसन्नजीत की जो सिस्टर कौशल देवी थी वो बिंबिसार की वाइफ थी, और उसी के दुख के साथ उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो प्रसन्नजीत था वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज था। दूसरा जो काशी विलेज उसने बिंबिसार को दहेज में दिया था, उसने प्रसन्नजीत ने पुनः अपने अधिकार में कर लिया। तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से अजातशत्रु तथा प्रसन्नजीत में युद्ध हुआ। युद्ध में बाद में आपस में संधि हो गई। इस संधि के अनुसार काशी वापस अजातशत्रु को दे दिया, और अजातशत्रु की ही कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ विवाह हो गया। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लिच्छवियों के साथ ही होती। लिच्छवी जो क्लैन थी उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और सिर्फ अपने मिलिट्री पावर के बेसिस पे अजातशत्रु उनसे नहीं लड़ सकता था, नहीं जीत सकता था। इसलिए उसने कूटनीति से काम लेते हुए अपने मंत्री वसाकार को लिच्छवी प्रदेश में भेजा, और वहाँ फिर उसने लिच्छवियों में बीच में आपस में शंकाएं पैदा कर दी। इसी वजह से जब अजातशत्रु ने आक्रमण किया तो जो भी लिच्छवी राजा थे वो बहुत ही पावर के साथ नहीं लड़ पाए। और एक इस युद्ध में लिच्छवियों का हार जाने का एक और अन्य कारण यह है कि उस समय अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। पहला हथियार था रथमूसल, जिसमें एक ऐसा चीज था जिससे पत्थर बहुत अधिक संख्या में बहुत जल्दी फेंके जा सकते थे। दूसरा ये था कि जो रथ होता है उसके पहिए पे बहुत सारी तलवारें लगा दी थी, जिससे जो शत्रु की आर्मी है वो बहुत ज्यादा उसका विनाश हो गया था। फिर उसके बाद में ये है कि उसने अवंती के राजा छंड प्रद्युत को भी उसने हरा दिया था। अजातशत्रु के बाद में उदयन शासक हुआ है। उसके बाद में पुराणों में नंदीवर्मन तथा महानंदिन का उल्लेख है, जबकि बौद्ध ग्रंथ में अनिरुद्ध, मुंड तथा नागदर्शक का उल्लेख है। इसके बाद में जनता ने शिशुनाग नाम के एक अमात्य को शासक बनाया। तो शिशुनाग के नाम से ही अगले राजवंश शिशुनाग की शुरुआत होती है, और शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया और उसने वत्स तथा कौशल प्रदेशों को भी जीता। इसके बाद में शिशुनाग के बाद में कालाशोक राजा हुआ, और उसने अपनी कैपिटल को वैशाली से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो भी कालाशोक के टाइम में ही हुई थी। इसी तरह अजातशत्रु के टाइम में भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल
कन्वीन की गई थी। शिशुनाग के बाद में महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की, और इसी नंद वंश का जो 8वां शासक धनानंद हुआ था, उसी के साथ टाइम में अलेक्जेंडर का इंडिया पे इन्वेजन हुआ था। और जो ग्रीक सोर्सेज हैं उसमें धनानंद का नाम अग्रमीज के नाम से मिलता है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से धीरे धीरे मगध जो है वो अपनी एक पावरफुल पोजीशन में आ गया। थैंक यू।